जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर गलत केस कर दिया जाता है। आप पर कितना केस हुआ? मैं एक केस हुआ, मुझ पर नहीं, शाह समाज के लोगों पर हुआ, ब्राह्मण समाज के लोगों पर हुआ, कुर्मी समुदाय पर हुआ। लोग चारा घोटाला की बात करते हैं, चारा घोटाला में विजय कुमार चौधरी का नाम है, लेकिन आज वो पाक साहब। सरायरंजन में बबलू टैक्स और बबलू एक्ट सरेआम चलता है। क्या परिभाषा क्या है? आप गूगल पर जाकर देखिए कि आपको जो विधायक फंड में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपया मिलता है, का आपने क्या यूटिलाइज किया, कहाँ आपने खर्च किया, कौन सा मॉडल प्राइमरी स्कूल या उच्च विद्यालय बना दिया। के क्षेत्र में कोई मॉडल स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज स्थापित नहीं कर पाए, तो आप कैसे बड़े नेता हैं? आप जब अपने क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, पीएचसी है, उसमें सारी सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कैसे आप बड़े नेता हैं? अस्पताल में 10,000 रुपए ऑक्सीजन के लिए मांगा गया था और इसको ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया गया, ये बच्चा मर गया। क्या है, क्यों मानू मजबूत नेता, क्या बड़ा है, क्या उनके पास हैसियत है? सरायरंजन आके निर्दलीय मेरे से चुनाव लड़ लेंगे? क्या सवर्ण में जो गरीब लोग उनको बटेगा? आखिर ये जो 3,42,000 हेक्टेयर जमीन वो एक्सीड कर रहा है, उस पर कौन कब्जा करेगा? जहां सिर्फ माननीय मंत्री के खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया चौक चौराहा पर, तो कल होकर उस पर केस हो जाएगा और पुलिस उठा लेगी। जर्मनी में जाके पूछिए कि विजय चौधरी क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ। जर्मनी में क्या है? अब वो तो वही तो तलाश रहा हूँ मैं, क्या कि जर्मनी में क्या है। उजियारपुर के लोगों को हमारे क्षेत्र में ये नौकरी देते हैं, ये पैसा लेकर बेगूसराय के लोगों को नौकरी देते हैं, और सरायरंजन के युवा सड़क पर घूमते हैं। सरायरंजन में सभी घरों तक शुद्ध पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी नहीं पहुंचा, पानी नहीं, नल का जल नहीं पहुंचा है। तकरीबन 1 महीना तक सरायरंजन के अलग अलग इलाकों में घूमने, समझने, सुनने के बाद सरायरंजन वाले कुणाल कुमार मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी ज्वाइन किए। चर्चा खूब होने लगी कि सरायरंजन से कुणाल कुमार वीआईपी के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत तय माना जा रहा है। पहली बार, क्योंकि जब ये वीआईपी ज्वाइन की उसके बाद पहली बार हम लोग की मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है ऑन कैमरा। आप तकरीबन 1 महीना तक सरायरंजन बचाव यात्रा की, अलग अलग क्षेत्रों में गए और समस्याओं को सुने, समझे, निदान जो आपके पास है, रोड मैप आपने जो विकास को लेकर बनाया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप इतना घूमे, इतना मेहनत किए, उसके बाद आप वीआईपी ज्वाइन कर लिए, तो वीआईपी क्यों? मुकेश सहनी में आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई कुणाल कुमार को लगा कि भाई वीआईपी ही जाना चाहिए, वीआईपी ही हम लोग के लिए सटीक है, वीआईपी से ही सब कुछ आगे हो सकता है, बहुत अच्छा होगा? देखिए, आदरणीय नेता मुकेश सहनी सरल, सहज, उपलब्ध है। ये सभी पार्टियों के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप उनके जो वरिष्ठतम नेता हैं, उनके साथ आप जब चाहें, जैसे चाहें मुलाकात कर सकें, मिल सकें, अपनी समस्या को साझा कर सकें। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में चुनिंदा नेता हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए सहज और सरल सुलभ होते हैं। तो ये और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, वो साफ-सीधा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर व्यक्तित्व हैं और अच्छे नेता हैं। तो आसानी से वो मिल जाते हैं? आसानी से मिलते हैं, सोच विचारधारा उनकी स्पष्ट है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज के पिछड़ेपन की बात करते हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई, सभी समाज में जो पिछड़े हैं या हाशिए पर बैठे लोग हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी से और क्या आप अपेक्षा करते हैं? लेकिन चुनाव के वक्त में कुणाल जी, इस तरह का मीठा बात बोलना हर नेता करता है कि भाई टिकट लेना है, कुणाल जी भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई लैक्टोमीटर नहीं है कि आप व्यक्ति के विचार को या व्यक्ति के व्यवहार या उसकी जो मानसिकता है उसको आप नाप सकें, ऐसा संभव नहीं है। तो शब्दों से ही नापा जा सकता है। जिस तरह हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, उसी तरह हर व्यक्ति बराबर नहीं होता। हो सकता है कि कुछ नेता बुरे हों, लेकिन इसी में से तो कुछ नेता अच्छे भी निकलते हैं। तो दोनों संभावना साथ-साथ चलती है। तो कुणाल जी जब ज्वाइन के लिए वीआईपी, तो उस वक्त आपने तो तय कर लिया होगा कि भाई हमको चुनाव तो लड़ना ही है, वीआईपी की टिकट पर सरायरंजन से चुनाव लड़ेंगे, कोई बातचीत तो हुई है? देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी हैं, वो उनका निर्णय होगा कि मैं क्या करूँगा, उनका निर्णय होगा। मैंने अभी तक जो भी किया है, जो भी मेरा सर्वस्व है, मैंने उनको सौंप दिया है। अब वो हमारे जहाज़ के पायलट हैं। अब जहाज़ किस दिशा में उड़ेगी, ये उनको तय करना है, वो बताएँगे। ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर, मैं तो अपने कर्म पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं लगता हूँ पूरे बिहार में संभवतः मैं इकलौता व्यक्ति हूँ, या हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, और भी लोग होंगे। तो संभवतः मैं इकलौता व्यक्ति हूँ, जो मैंने अपने विधानसभा की पैदल यात्रा की है। लेकिन कुणाल जी, हम कुछ मुझे याद है जब आप यात्रा कर रहे थे, सरायरंजन बचाओ यात्रा, तो खूब चर्चा हुई कि विजय चौधरी जैसे कद्दावर नेता कहिए, एक मजबूत नेता कहिए, सरकार में सुपर सीएम कह लीजिए, उनके खिलाफ कोई व्यक्ति पदयात्रा कर रहा है, जन समस्याओं को सुन रहा है, उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो चर्चा तो आपकी खूब हो रही थी। आपको नहीं लग रहा था कि विजय चौधरी से टकराना एक चट्टान से टकराने के बराबर है?
देखिए भरे मंच पर लाखों लोगों के बीच मुख्यमंत्री और किसी मंत्री को धक्का देकर हटा दें और उसको आप मजबूत समझते हैं, तो मुझे तो बहुत हँसी आती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को मजबूत समझते हैं, जो पटना में आकर सिर्फ मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा ले और क्षेत्र में वो कोई काम ना करे, तो मुझे बहुत हँसी आती है। मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट जो वो क्या खाना खाएँगे या कौन-सा भूंजा उनको पसंद होगा, ये डिसाइड करने वाला व्यक्ति को आप मजबूत नेता मानते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब राजनीति की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है। आप नहीं मानते विजय चौधरी को बड़ा नेता, मजबूत नेता? क्यों क्या है? क्यों मानूँ मजबूत नेता? क्या बड़ा है? क्या उनके पास हैसियत है? सारंजन आके निर्दलीय मेरे से चुनाव लड़ लेंगे? मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा अहंकार नहीं है, मैं उनको चुनौती देता हूँ। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि चुनाव से पहले ही आके वो एक बार आज़मा कर देख लें, है उनके पास क्षमता ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी बात को अन्यथा न लें, मेरी बात को अहंकार से न जोड़ें, लेकिन मेरा ये स्वाभिमान है और मेरा ये आत्मविश्वास है। अगर है तो कहिए कि पार्टी का टिकट छोड़कर वो एनडीए के पाले से बाहर आकर वो निर्दलीय लड़कर देख लें कि विजय चौधरी को कुणाल कुमार चैलेंज करने की निर्दलीय आप लड़िए। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं, तो निर्दलीय लड़कर देख लीजिए, चुनाव से पहले लड़कर देख लीजिए। चुनाव तो 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद है। आप आइए 10 दिन के बाद आकर आप लड़ लीजिए, हर ग्राम पंचायत में खड़े हो जाइए। आपकी तो ये स्थिति है, जो उनके खिलाफ बोलता है, उस पर गलत केस कर दिया जाता है। आप पर कितना केस हुआ? मैं एक केस हुआ, मुझ पर नहीं, शाह समाज के लोगों पर हुआ, ब्राह्मण समाज के लोगों पर हुआ, कुर्मी समुदाय पर हुआ और मैं जो कह रहा हूँ ऑन डेटा कह रहा हूँ। अगर ऑन डेटा नहीं है, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि मुझ पर केस कर दें। और एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। आप चले जाइए अख्तियारपुर में शंभू झा, आप चले जाइए बरहौना में अनिल झा, आप चले जाइए मुसरीघरारी में मोहम्मद एहसान, ऐसे दर्जनों नाम हैं। सिर्फ आप चले जाइए अहमदपुर गंगसारा में संजीव इनकलाबी के पास, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। जहां सिर्फ माननीय मंत्री के खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया चौक चौराहा पर, तो कल होकर उस पर केस हो जाएगा और पुलिस उठा लेगी। ये पुलिस को पॉलिटिकल इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कला माननीय मंत्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और मैं फिर कहता हूं, माननीय मंत्री कंबल ओढ़ कर घी पीते हैं और इसमें उनको महारत हासिल है। और जितना भ्रष्टाचार हो सकता है, संगठित अपराध हो सकता है, उसका संरक्षण माननीय मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, संभवतः किसी के द्वारा नहीं दिया गया होगा। लोग चारा घोटाला की बात करते हैं, चारा घोटाला में विजय कुमार चौधरी का नाम है, लेकिन आज वो पाक साफ बने हुए हैं। आप चले जाइए गूगल पर, आप माननीय नीतीश मिश्रा जो मंत्री हैं, उनके फेसबुक अकाउंट पर जाइए, उन्होंने इस बात को रिवील किया था कि विजय कुमार चौधरी ने रिकमेंड किया था। कैसी बात करते हैं? एक नहीं ऐसे दर्जनों उदाहरण है और मैं फिर बार-बार कहता हूँ कि एसी में बैठकर और साफ कुर्ता पैजामा पहनकर मीठी-मीठी बात कह लेने से कोई व्यक्ति मजबूत और बड़ा नहीं हो जाता है। व्यक्ति कितना बड़ा और मजबूत है राजनीति में यह पता चलता है कि क्षेत्र में आपके प्रति लोगों का क्या सम्मान है और क्या जुड़ाव है। कई बार से जीत रहे हैं तो ये भी तो लोकतंत्र में भी दिखाया जाता है कि भाई आप जीत रहे हैं, मतलब लोग आपको वोट कर रहे हैं। देखिए, विजय कुमार चौधरी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। राजनीति के जो है क्या समीकरण कि जब से ये सारंजन का परिसीमन हुआ, ये सवर्ण बहुल सीट हो गया, तो ये जीतते रहे। जीतने का क्या कारण क्या है? एक तो ये अपनी पार्टी में तय करते हैं कि किसको कौन टिकट मिलेगा और अपोजिशन में भी ये फील्डिंग करते हैं। ताकतवर तो फिर मान लीजिए आप उनको। मैं राजनीति में ताकतवर करता हूँ। लोकतंत्र में ताकत जनता के बल से होता है, वोट से होता है, न कि इस समीकरणों के गणित और गुणा में होता है। अपोजिशन भी तय करते हैं कि विजय चौधरी मेरे अपोजिशन में कौन होगा। वही बताता हूँ। ये अपने एलिमेंट को सेट करते हैं अपोजिशन पार्टी में और वहां भी सबसे कमजोर व्यक्ति को टिकट दिलवाते हैं। उनमें इनकी भूमिका होती है। अब इसका नतीजा होता है ये जीत रहे हैं और नहीं तो ये कैसे जीतेंगे? आपको बिलीव होगा कि सरायरंजन में सभी घरों तक शुद्ध पानी नहीं पहुंच पा रहा है? पानी नहीं पहुंचा, पानी नहीं नल का जल नहीं पहुंचा है। संगठित भ्रष्टाचार, संगठित दलाली है। मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि फलस्तीन सिर्फ इजराइल के बगल में नहीं है कि जहां इजराइल द्वारा हमला किया जाता है और गाजा में नहीं है। हमारे सरायरंजन में भी एक फलस्तीन है जिसको आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये बच्चा जो है इसकी मृत्यु हो गई है और ये सरायरंजन में है, उस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हुई है जहां 10,000 रुपए ऑक्सीजन के बदले मांगा गया था। सरकारी अस्पताल में 10,000 रुपए ऑक्सीजन के लिए मांगा गया था और इसको ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया गया, ये बच्चा मर गया। आप ऐसे फोटो उठाकर देखिए तो आप समझ नहीं पाइएगा कि ये गाजा का फोटो है या सरायरंजन का फोटो है। तो मैं तो कहता हूं ये इसकी हत्या हुई है, ये मरा नहीं है, इसकी हत्या हुई है और परोक्ष रूप से
इसकी हत्या में माननीय मंत्री की भी हिस्सेदारी है, माननीय मंत्री की भी जिम्मेदारी है। एक सवाल मेरे मन में है, चूंकि आप जिस प्रकार से वहां पर प्रचार प्रसार में यात्रा की है, आप जैसे पोल खोल रहे थे ग्राउंड पर जाकर, मेरे अंदर एक सवाल है उन तमाम चीजों को देखने के बाद कि कुणाल कुमार विजय चौधरी से लड़ रहे हैं या फिर सरायरंजन के विकास के लिए वो उन सिस्टम से लड़ रहे हैं, जो कि आप तो ऐसा प्रचार प्रसार करते लगता है कि भाई विजय चौधरी को हराना है, विजय चौधरी के खिलाफ आपने मोर्चा खोल लिया है, यही माना जाए। विजय चौधरी ही बाधक है सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग में। विजय चौधरी ब्रेकर का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चलानी है तो सड़क उस अनुकूल होना चाहिए, लेकिन सड़क पर अगर जगह जगह ब्रेकर बना दिया जाए तो आप गाड़ी को उतनी तेजी से नहीं चला सकते। तो विजय कुमार चौधरी सरायरंजन के विकास और सरायरंजन का जो स्मूथ सिस्टम है उसको चलने में उसी ब्रेकर की भूमिका में है। ये और इनका फिर जो पीए है, अभी आप चले जाइए क्षेत्र में बबलू एक्ट बहुत तेजी से वायरल, बबलू एक्ट, बबलू टैक्स बहुत जोरदार डीके टैक्स बिहार में खूब चर्चा है जी। अब सरायरंजन में जाइए, सरायरंजन में बबलू टैक्स और बबलू एक्ट सरेआम चलता है। क्या परिभाषा क्या है? आप गूगल पर जाकर देखिए, इनके इर्द गिर्द के लोग हैं उस पर वो गलत केस करते हैं, उस टैक्स वसूली की जाती है, लगवाते हैं जी केस करते हैं। एक आईपीसी पूरे भारत में चलता है, सरायरंजन में आईपीसी प्लस बबलू एक्ट चलता है। पूरे इनकम टैक्स पूरे भारत में सरकार लेती है, जीएसटी लेती है। सरायरंजन में इनकम टैक्स जीएसटी के अलावा बबलू टैक्स जो लोगों को पे करना पड़ता है, यही तो बबलू टैक्स है, बबलू एक्ट है। आप वहां चले जाइए, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, आरडब्ल्यूडी में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, पीएचडी में हो, विधायक कोटे का पैसा हो, सब गिने चुने 5-7 लोग ठेकेदार हैं, वही करेंगे। और सब नेक्सस बना हुआ है, सारा का सारा पैसा उनके पास जाता है। उनके साले की कंपनी है, कई ऐसी कंपनी है जो फर्जी कंपनी चलती है, कोई इनका इर्द गिर्द के लोग चलाते हैं और इस तरह से टोटल टेंडर मैनेज होता है। गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ टेंडर लिया जाता है पूरे क्षेत्र में। मतलब एक खौफ का माहौल बनाकर क्रिएट करके, और मतलब इस तरह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आप लोकतांत्रिक देश में हैं या तालिबानी शासन में आप काम कर रहे हैं। उस तरीके का बिहेव पूरे क्षेत्र में हो रहा है। मतलब आप भ्रष्टाचार तो इस चरम पर पहुंचा हुआ है कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने मैदानी इलाकों में बहुत कम ऐसी जगह है जहां से नदी का उद्भव होता है। सरायरंजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहां एक नई नदी बलान नदी का उद्भव होता है। बलान नून नदी और जमुआरी दोनों मिक्स होता है, वहां से बलान तीसरी नदी बनती है, उसको ट्रैंगल कहते हैं। वहां हजारों साल पुरानी भगवान महादेव की मंदिर भी है। वो जगह इतना महत्वपूर्ण है धार्मिक लिहाज से भी और आर्थिक लिहाज से भी। और उसकी जो औसत चौड़ाई है वो 150 से 200 मीटर है। जब हमने हंगामा किया और पैदल हम चले और हमने लोगों को बताया कि आपके क्षेत्र में जो 5 नदियां सूखी गई हैं, दरअसल सूखी नहीं है, सुखाई गई हैं। और चूंकि हिंदू धर्म में नदी जो है मात्र एक नदी नहीं होती है, वो माँ होती है। तो आपकी माँ की हत्या की गई है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि माननीय जल संसाधन मंत्री के द्वारा सरायरंजन की 5 नदियों की हत्या की गई है। दरअसल वो 5 नदियां नहीं है, 5 मेरी माएँ हैं जिन मेरी माओ की हत्या की गई है। हमने भी देखा आप नदी नदी में घूम दिखा रहे थे कैसे नदियां सूख रही है। बिल्कुल नदियां सूख रही है, और जब हमने दबाव बनाया मात्र 25 मीटर की चौड़ाई में उसको काम करवा दिया गया। अब सोच सकते हैं कि मानसून में जब मिट्टी का काम पूरे भारत में बैन होता है, बंद हो जाता है, उसमें हमारे दबाव में आकर इन्होंने काम शुरू किया और मात्र 25 मीटर ये चौड़ा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि 125 मीटर जो बच रहा है, 125 मीटर जो बच रहा है, वो और 78 किलोमीटर चौड़ी वो है, लगभग 3,42,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो बच रहा है। तो 3,42,000 हेक्टेयर भूमि पर कौन कब्जा करेगा? कौन वो जमीन लेगा? क्या वो गरीबों को बटेगा? क्या अति पिछड़ों को बटेगा? क्या सवर्ण में जो गरीब लोग उनको बटेगा? आखिर ये जो 3,42,000 हेक्टेयर जमीन वो एक्सीड कर रहा है, उस पर कौन कब्जा करेगा? तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सरायरंजन में आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा केस फौजदारी हत्या का दौर चलेगा उस जमीन के लिए। सब लोग चाहेंगे, जिसके पास ताकत होगा, सरकारी जमीन एक्स्ट्रा होगा, वो भूमि पर कब्जा करना चाहेगा और वो गैंगवार होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसका बीज जो है माननीय मंत्री के द्वारा अभी सरायरंजन में बो दिया गया है। ये सरायरंजन के विकास का उनका विजन है। मैंने आपको हॉस्पिटल के लिए बता दिया। मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर एक मंत्री ऐसे कैसे कर सकता है, एक मंत्री ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको दर्जनों उदाहरण। हर व्यक्ति चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो। विजय चौधरी एक बड़ा, उनको तो जो चाहेंगे वो उनके क्षेत्र में होगा, कौन रोक सकता है उनके कामों को? विकास तो किया उन्होंने।
अपने साले का विकास किया, अपने पीए का विकास किया, अपना विकास किया। अब मैं तो पक्का नहीं जानता हूँ, लोग चर्चा करते हैं कि भाई जर्मनी में जाके जाके पूछिए कि विजय चौधरी क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ। जर्मनी में क्या है? अब वो तो वही तो तलाश रहा हूँ मैं, क्या कि जर्मनी में क्या है। मुझे लोग फोन करके कह रहे हैं कि जर्मनी में पता कीजिए कि क्या है, मैं पता कर रहा हूँ। ये देखिए, ये स्कूल का है। अब ये पूछिए माननीय मंत्री से कि पानी में स्कूल है कि स्कूल में पानी है। और ये उस क्षेत्र की हालत है जहां ये शिक्षा मंत्री भी, ये पूरे सूबे का शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके क्षेत्र का है। ये परसों का वीडियो है। अब आप बताइए कि स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको फोटो दिखा दिया, आपको मैंने नदी के लिए दिखा दिया, आपको मैंने स्कूल का दिखा दिया। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? किस चीज की बात आप कर रहे हैं? कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां माननीय मंत्री और के संरक्षण में संगठित तौर पर उसका दोहन और शोषण नहीं हो रहा है। आज हमारे यहाँ चले जाइए तो अनुसूचित जाति टोला में बहुत ऐसा सवर्ण का भी टोला है, पिछड़ा अति पिछड़ा का भी टोला है, जहाँ सड़क नहीं है। लेकिन जदयू का कार्यालय सरकारी जमीन में चल रहा है बिना एनओसी के, और गरीबों को घर बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए जमीन मुहैया नहीं की जा रही है। आप बताइए, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना है जिसके तहत अगर किसी टोले में जमीन नहीं है तो 99 साल का लीज लेके उस पर सड़क बनाया जा सकता है। माननीय मंत्री से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि 15 वर्षों में कितने टोला पर उन्होंने सड़क पहुंचाया है। आखिर उनको जो 4 और 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है उसका वो खर्च क्या उन्होंने किया है? वो घूम फिर कर एक चीज चले आते हैं कि नरघोगी मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। दरअसल नरघोगी मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनवाया। नरघोगी मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप यादव उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके द्वारा बनवाया गया है। लेकिन क्रेडिट लेते हैं। और हालात ये है, 1 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले उसका उद्घाटन करवा दिया गया, और अभी तक उसमें ना ही सभी डॉक्टर हैं, ना भी दवाइयां हैं, ना भी जांच की व्यवस्था है। ये किस तरह का मेडिकल कॉलेज है? और क्या मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हम स्थानीय लोगों को कोई आरक्षण मिला? आप चले जाइए सरायरंजन में, हर स्कूल में आपको 4, 5, 6 टीचर उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे। क्या सरायरंजन और बिहार के बच्चे में मेरिट नहीं होता है? आपका एजुकेशन सिस्टम गलत है। उत्तर प्रदेश या दिल्ली में चले जाइए, वहां नंबरिंग दिया जाता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 90 नंबर इजी में दिया जाता है। और आपके यहाँ जब 60 नंबर दिया जाता है तो बच्चे को बुला कर पहले इंटरव्यू लिया जाता है। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था है। आप 60% देकर खुश हो जाते हैं, वो 90% देकर खुश होता है। तो वो बच्चे जब बिहार में आएंगे तो उनकी पहली नौकरी होगी या बिहार के बच्चों की नौकरी होगी। और आप डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं बिहार में। आप आकर देखिए, हमारे यहाँ इनका घर उजियारपुर पड़ता है और सरायरंजन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। उजियारपुर के लोगों को हमारे क्षेत्र में ये नौकरी देते हैं। ये पैसा लेकर बेगूसराय के लोगों को नौकरी देते हैं, और सरायरंजन के युवा सड़क पर घूमते। विरोध सरायरंजन के विकास को लेकर है, या फिर विरोध है कि भैया बाहरी है इसलिए आपको यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? दोनों बात है। मैं आपको बताता हूँ कि सरायरंजन का विकास नहीं है, एक मैटर है। विकास क्यों नहीं है, किसकी वजह से? विजय कुमार चौधरी की वजह से। अब यह कहना कि देख लीजिए कि एनएच बन गया या सड़क का चौड़ीकरण हो गया, अरे या बिजली आ गया, अरे भाई सिर्फ सरायरंजन में बिजली नहीं आई है, सिर्फ सरायरंजन की सड़कें चौड़ी नहीं हुई है, सिर्फ सरायरंजन में एनएच का निर्माण नहीं हुआ है। ये क्रॉस द इंडिया, क्रॉस द बिहार हो रहा है। आप उन उपलब्धियों को बताइए कि जो अन्य जगह पर नहीं हुआ और आपके यहाँ हुआ है। आप उन उपलब्धियों की गिनती कीजिए कि आपको जो विधायक फंड में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसका आपने क्या यूटिलाइज किया, कहां आपने खर्च किया, कौन सा मॉडल प्राइमरी स्कूल या उच्च विद्यालय बना दिया? आप जानते हैं सरायरंजन में और विद्यापति नगर में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। जो एक डिग्री कॉलेज सरायरंजन में है वो वित्त रहित डिग्री कॉलेज है, और एक जो विद्यापति नगर में था उसके सचिव ये हुआ करते थे। मैं फिर कहता हूं उसके सचिव ये हुआ करते थे, और 94 लाख का उसमें अनियमितता थी। उस कॉलेज को बंद कर दिया गया, और ये शिक्षा मंत्री थे। और विद्यापति नगर में एक कॉलेज नहीं है। सरायरंजन में जो कॉलेज है वित्त रहित कॉलेज है, उसको अंगीभूत नहीं किया गया है, या अंगीभूत कॉलेज नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि संत बाबा थे हमारे सरायरंजन में, जिन्होंने अपनी भूमि दान करके वो कॉलेज बनाया था। ये स्थिति है। अब कोई इनसे पूछे कि जब आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई मॉडल स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज स्थापित नहीं कर पाए, तो आप कैसे बड़े नेता हैं? आप जब अपने क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, पीएचसी है, उसमें सारी सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कैसे आप बड़े नेता हैं? सभी आजादी के इतने सालों के बाद तक, 15 साल तक आप सत्ता में हैं और लोगों तक साफ पानी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कैसे आप बड़े नेता हैं? आखिर किस चीज से बड़े नेता हैं? आप इतने साल तक रहे, आपके साला भी व्यवसायी है, वो भी फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो क्यों नहीं सरायरंजन में एक भी फैक्ट्री लगी? क्यों नहीं लगी? उनसे पूछा जाना चाहिए। तो कैसे बड़े हैं? क्या बड़े इसलिए बड़े हैं कि उनका हाइट 5 फीट 8 इंच है, और उनका हाइट 5 फीट 8 इंच या 9 इंच है, तो मेरा भी 5 फीट 10 इंच है, तो मैं भी बड़ा हूँ। और मेरे क्षेत्र में 6 फीट के भी लोग हैं, तो वो और भी बड़े हैं।
जी एक अंतिम सवाल लेंगे। चुनाव के वक्त में हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो उनके बड़े-बड़े बात होती है, बड़े-बड़े वादे होते हैं, खूब प्रचार दिन रात मेहनत पानी पसीना बहाते हैं। क्या गारंटी है? हम कैसे मान लेंगे कुणाल जी भी उन नेताओं में से नहीं है, फिर चुनाव बीतेगा, आप भी बदल जाएँगे, कल विधायक बनेंगे, आप भी बदल जाएँगे विजय चौधरी की तरह जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, मैं ये आपको बताता हूँ कि विजय चौधरी 1983 में आए थे, हाँ। ठीक है? मैं तो चुनाव के समय नहीं आया हूँ, ये 2016 में है। 2016 का आर्टिकल है, जो संपादकीय में छपा है, ये आप देख लीजिए और इसमें मैंने लिखा था कि नदी नहीं सूखती है, सभ्यता सूखती है। तो चुनाव के समय मैं थोड़े आया हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ कि पूरे बिहार में जो सब्जी की खेती थी, उस पर अगर वो बर्बाद हो जाए प्राकृतिक आपदा में, तो उस पर मुआवजा नहीं मिलता था। आप पता कर लें। हमने लड़ाई की है बिहार किसान यूनियन के तत्वाधान में और ये फागू चौहान राज्यपाल थे। इनके साथ मिलकर मेमोरेंडम देकर और उसके बाद हमने पूरे बिहार में लागू करवाया। हमने पूरे बिहार में लागू कराया है। ये क्रेडिट पूरे बिहार के सब्जी उत्पादकों को मुझे देना चाहिए और बिहार किसान यूनियन को देना चाहिए, जिसकी लड़ाई लड़के हमने कहा था। और मैं जो कह रहा हूँ, मैं पेपर कटिंग के साथ और मैं वो चिट्ठी के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई कह रहा हूँ। मैं ये देखिए, ये 2014 का है। ये बाढ़ राहत में मैं हूँ, बाहर राहत में हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी चुनाव हुआ है तो मैं आ गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हर समय अपने लोगों के बीच रहा हूँ। ये देखिए, ये बिजली बिल के खिलाफ जो था, ये 2016 में मेरा धरना प्रदर्शन है। तो मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूँ। हाँ, चुनावी राजनीति में मतलब विधायक के चुनाव के लिए मैं पहली बार हूँ, क्योंकि अब मुझे लगा कि जब तक आप विधायक नहीं बनेंगे, आप क्षेत्र में अपनी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो नीतिगत बदलाव है, उसके लिए विधानसभा में सराय रंजन की आवाज़ को मुखर करना पड़ेगा और मुखर तभी होगा जब आप जाएँगे क्षेत्र में और विधानसभा में आप होंगे। इसलिए मैं मैदान में हूँ। चलिए इसीलिए मैदान में है विजय चौधरी के खिलाफ डंके की चोट पर ये सराय रंजन में है। क्यों है? क्या इन्होंने महसूस किया है? कई बिंदु इन्होंने रखा कि भाई इसलिए सराय रंजन का विकास का रोड़ा कौन बन रहा है, कौन बाहरी है, तमाम बातों को लेकर ये लोगों के बीच है। यात्रा लंबी चौड़ी यात्रा की, वहां की समस्याओं को करीब से देखा, वादा भी लोगों से किया। हालांकि हमने पूछा कि भाई बदलेंगे तो नहीं, क्योंकि नेता जो है चुनाव के वक्त में वादा तो खूब करते हैं, लेकिन जस्ट चुनाव बाद जो है वो बदल जाते हैं। इन्होंने इसका भी जवाब दिया है कि भाई हम कोई चुनावी नेता नहीं है, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। विजय चौधरी बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश कुमार के खासम खास है, नीतीश कुमार के करीबी है और ऐसे में सराय रंजन इस बार जो चर्चाएं हो रही है, एक बड़ा संकट के तौर पर उनके लिए देखा भी जा रहा है। वीआईपी पार्टी से है, चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत स्पष्ट ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।